नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्वान ग्लोबल। आज हम बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है और बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही हैं। अकेले मेरे पास नहीं है, आप लोग दूसरे कंसल्टेंट्स के पास या आपके सीनियर्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ थोड़ा सलाह मशवरा भी करते होंगे कि क्या हमें टूरिस्ट वीजा पर जाना चाहिए। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन बच्चों की एज 18-20 साल है, 22 साल है, या आपकी 25-26 साल तक भी एज है और उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अभी पढ़ाई भी उन्होंने करी है, कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, हाँ कुछ परसेंटेज में कुछ ग्रेजुएट भी होते हैं, लेकिन क्या उनके लिए आज की डेट में जो करंट सिनेरियो है उसमें टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा पर किसी कंट्री में जाना सही है, और क्या उनका वीजा ग्रांट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और वीडियो एंड तक देखना, बहुत सारी चीजें आपको समझ आएंगी कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू विल कम टू एन एंड टू मेक योर डिसीजन फॉर योर करियर, कि आपको क्या पाथ चूज करना चाहिए करंट सिनेरियो में। ठीक है, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूं। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पहले 2 साल पहले यानी कि 2023-24 में क्या चल रहा था। 23-24 में चल रहा था 18-20 साल 22 साल के जो भी स्टूडेंट्स थे, लड़के लड़कियां थे, वो अपने पेरेंट्स के साथ फाइल लगाकर फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, इस तरह की फाइल्स लगाकर मोस्टली कनाडा जा रहे थे। ठीक है, उस टाइम कनाडा बहुत अच्छे वीजा दे भी रहा था, विजिटर वीजा। ठीक है, अच्छी रेशो में निकलते थे, बच्चे वहां जाते थे और आगे वो अपने करियर को बनाने के लिए क्या करते हैं वो मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं कि वो क्या कर रहे थे। दूसरा, इसमें क्या हुआ कि जुलाई 2024 के बाद जब इश्यूज बढ़ गए, उसके बाद ट्रूडो गवर्नमेंट भी थोड़ा सा एक ट्रैप से में आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि कनाडा ने विजिटर वीजा के रिजल्ट्स पॉजिटिव देना बंद कर दिया। 4-4, 5-5 महीने में भी रिजल्ट्स नहीं आते थे तो रिफ्यूजल्स आते थे या बैन आते थे। तो ये काम वहां पर रुक गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी काफी लोगों ने जो विजिटर वीजा की फाइल लगवाने के लिए उन्होंने कंसल्टेंट्स को दिए। कंसल्टेंट्स ने भी कुछ ने कोशिश करी अपने हिसाब से कि यस प्रोफाइल लगाकर देखते हैं कि उसमें आता है या नहीं आता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल सी इन योर मार्केट, आसपास भी पता करो, कंसल्टेंट से जाकर मिलो जो जेन्युइन क्लाइंट को डील करते हैं। ऐसे कंसल्टेंट्स को जाकर मिलना जो कि सच्चाई बोलते हैं कि आज की डेट में क्या चल रहा है। झूठ फरेब से बोलकर फाइल्स लेना नहीं, आप सच्चाई पे काम करो। तो उनसे पता चलेगा कि टूरिस्ट वीजा के, विजिटर वीजा के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे हैं, स्पेशली कनाडा के लिए। दूसरा, लोग जाते थे कि यूरोपियन कंट्री में चले जाते थे। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा लगाकर जा रहे थे, सब क्लास 600 में किसी भी तरीके से लगवाते थे, वहां पहुंच जाते थे। बट वहां पर भी आज की डेट में बहुत ज्यादा सख्ताइयां हो चुकी हैं, डिपोर्ट भी होते हैं, एंट्री भी नहीं मिलती है। कुछ को बाय लक एंट्री मिल जाती है, लेकिन आगे जाकर जो ना तो वो स्टडी पा सकते हैं, है ना, डाल नहीं सकते हैं। ठीक है, वर्किंग राइट्स तो है ही नहीं है। तो ये बहुत सारी कंडीशंस अब इमिग्रेशन ने लगा दी कंट्री टू कंट्री, तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, तो पीछे जो हो रहा था, चल रहा था, तो आज की डेट में बच्चों को क्या करना चाहिए और क्या वो फैक्टर्स होते हैं कि अगर आपने विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा पर जाना ही है तो आपको क्या अपने फैक्टर्स को कंसीडर करके इवैल्यूएट करना है। देखिए दोस्तों, आज की डेट में विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है। किसी भी कंट्री के ले लो, चाहे आप यूरोपियन कंट्री के ले लो। बहुत सारे बच्चे आप लोग यूरोपियन कंट्री का वीजा अप्लाई करवा रहे होंगे कहीं ना कहीं से, राइट। आपके पास फंड्स है, नहीं है, या कुछ भी है, पैकेज भी है, व्हाटसोएवर। लेकिन आप रिजल्ट देखोगे, अल्टीमेटली आपको डिनायल का सामना करना पड़ता है।
रेशियो बहुत ही कम है। 100 फाइल्स लग रही हैं तो उसमें 2-4-5% से ऊपर का सक्सेस रेशियो नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में फाइल्स रिफ्यूजल में जा रही हैं, और अब तो यूरोपियन कंट्री ने भी फाइल्स को स्टोर करना शुरू कर दिया कि आप अगर दोबारा फाइल लगाते हो और उसमें कुछ चेंजेस मिलते हैं तो आपके ऊपर आपकी आगे फर्दर वीजा की एप्लीकेशंस के लिए आपको बैन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें भी हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि कनाडा बंद होने के बाद बहुत सारे लोगों ने यूरोपियन कंट्री की तरफ विजिटर टूरिस्ट वीजा का रुख अपना लिया था, तो उसके लिए उन्होंने क्या एक्शन लेना था वो ले चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही यूके में आपको पता ही है फंड्स वगैरह वेरीफाई होते हैं ज्यादातर। कुछ लोग जापान का ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ कोरिया का ट्राई कर रहे हैं। तो हर जगह में इमिग्रेशन सख्त है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप विजिटर या टूरिस्ट वीजा की फाइल कहीं से भी लगवा रहे हो, अगर आप जेन्युइनली आपके पास उनकी एलिजिबिलिटी को रिक्वायरमेंट को पूरा करने की आपके पास बैकअप नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपकी एज भी कम है, तो आप प्लीज मत लगवाओ। रिजल्ट्स आपके सामने नेगेटिव आएंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। आपकी फाइल भी खराब होने वाली है। आपको रिजल्ट आगे जीरो जब दिखेगा, रिफ्यूजल जब दिखेगी, तो आप परेशान भी होंगे। ठीक है, अब उनको करना क्या चाहिए? आज की डेट में आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी देख रहे होंगे, बहुत सारे कंसल्टेंट्स एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारी कंट्रीज आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अगर आपका स्टडी में ज्यादा गैप हो चुका है, 10 साल 15 साल का गैप हो गया है, आपने 10th करी, 12th करी, ग्रेजुएशन करी, आपके गैप्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो भी आप स्टडी वीजा पर जा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप विजिटर वीजा लगाकर रिस्क लेकर जाते थे, अब वो चीजें आना बंद होगी, तो आपके पास रास्ता है ना, आप स्टडी वीजा पर जाओ, एक नंबर में जाओ, सिक्योर वे में जाओ, और वहां पर आपको पार्ट टाइम काम भी अलाउड होगा। बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी। आखिर अल्टीमेटली आपका स्कोप क्या है, आपके माइंड में क्या चलता है कि हम बाहर जाएं, वहां जाकर पैसा अर्न कर लें, अपने नॉलेज को बढ़ा लें, अपने परिवार को पीछे उठा लें, है ना। अब उसी में बात आती है कि अगर आपका गैप्स हो चुके हैं स्टडी में, आपके पास पैसा भी ज्यादा नहीं है, आप टूरिस्ट के विजिटर वीजा के लिए एलिजिबल नहीं है, वर्क परमिट के लिए आपके पास भारी भरकम फंड्स नहीं है, या इतना टाइम नहीं है, या आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आपके पास सेफ एंड सिक्योर वे है, आप स्टडी वीजा पर जिस कंट्री में एलिजिबिलिटी बनती है उसमें आप जा सकते हैं। राइट, आप बजाय कि आप टूरिस्ट के विजिटर वीजा पर रिफ्यूजल्स का सामना करते रहे, बार बार फाइल लगवाते रहे, तो उस केस में क्या होगा? आप खुद फ्रस्ट्रेट होंगे, पैसा भी खराब जाता है बार बार, कंसल्टेंट अपनी मेहनत कर रहा है, वो अलग कर रहा है, तो क्या होने वाला है? अल्टीमेटली जीरो रिजल्ट होने वाला है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आप एक ऐसा वे आउट चूज करें जो कि आपको सक्सेस दिला सकता है। राइट, जो बच्चे बड़ी कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जर्मनी, कनाडा, ऐसी जगह पर पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल हैं, वो तो वहां चले ही जाएंगे, वहां ट्राई करेंगे, करना भी चाहिए। लेकिन जो बच्चे, कोई 10th पास है, कोई +2 पास है, उसके बाद उससे इंग्लिश का स्कोर नहीं लिया जा रहा, गैप्स आ चुके हैं, फंड्स नहीं है, पुराने फंड्स नहीं है, वो क्या करेंगे? आखिर उनको भी तो हक है अपना जीवन को अच्छा करने का। अगर उनका इंडिया में कुछ अच्छा स्कोप नहीं बन पा रहा है, 10-12 हजार 15 हजार की जॉब से ऊपर वो नहीं उठ पा रहे हैं, देन दे शुड ट्राई टू गो अब्रोड ऑन एनी स्टडी वीजा वेयर देयर प्रोफाइल इज एलिजिबल। प्रोफाइल अगर आपका एलिजिबल है, कोई ऐसी कंट्री में जाओ। ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या जर्मनी वगैरह से कंपैरिजन करते हो तो उन कंट्रीज में हो सकता है कि इनकम कम हो, लेकिन उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी तो कम है।
राइट। आपके एक्सपेंसेस भी तो कम है। आज बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो आपको 2-2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इस रेंज के अंदर आपको पढ़ाई करने का मौका दे रही है, और पढ़ाई के साथ साथ आप काम भी कर सकते हो। आप एक तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने जा रहे हो, दूसरा आप काम भी कर रहे हो साथ के साथ। किसी भी अच्छी मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। और स्किल्स डेवलप करने के लिए पढ़ाई करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली फ्यूचर बढ़िया होगा ही होगा। वो पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आती है, जो भी हम सीखते हैं वो काम आता ही आता है। तो आप उस वे में जाओ ना। आप बहुत सारी कंट्रीज हैं ऐसी, ठीक है। आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते होंगे, बहुत सारी कंट्रीज में लोग जा भी रहे हैं, वो सही कर रहे हैं क्यों डिसाइड करके, वो चाहे छोटी कंट्री में जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है यस हम सेटल हो जाएंगे बाय द टाइम। अगर उसी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज फर्दर उनको अच्छी मिलती हैं तो वहां पर भी सेटल हो जाते हैं। अदरवाइज वो वहां कुछ टाइम स्टडी करके एक्सपीरियंस लेने के बाद वो किसी दूसरी बड़ी कंट्री में भी मूव कर जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे हुए भी हैं। आप लोग अगर अपने आसपास देखोगे, झांकोगे, इवन सोशल मीडिया पर भी देखोगे, कई लोगों ने अपने प्रोफाइल वीडियोस डाली, उनको उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया हुआ है कि वो पहले छोटी किसी कंट्री में गए और वहां से कुछ टाइम लगाने के बाद, पैसा अर्न करने के बाद, फिर उसके बाद बड़ी कंट्री में मूव करके और वहां जाकर स्टेबिलिटी से वो काम कर रहे हैं, या कुछ लोग पीआर भी हो चुके हैं। तो आप वो रास्ता क्यों नहीं चूज करते, बजाय कि एक रास्ता जो कि अभी वाइबल नहीं है, अभी वो वर्क नहीं कर रहा है, तो आप कितना वेट करोगे। अब वो आगे आने वाली सिचुएशंस आगे टूरिस्ट वीजा के लिए बिगड़ ही रही हैं, अच्छी नहीं हो रही हैं, ये आपको भी पता है। आप लोग भी देखते होंगे कि कितने कंसल्टेंट्स अपनी वीजा की लड़ियां बना बना के डाल रहे हैं, ठीक है। कि पहले होता था 50-50, 100-100 वीजा, हाँ जी देखो जी हमने इतने वीजा लगवा दी। आज की डेट में, कोई करंट डेट में कौन डाल रहा है? और जो डाल रहे हैं ना, उसकी भी रियलिटी सुन लो। वो जो बिल्कुल जेन्युइन केसेस हैं, अभी मैं बात करूंगा कि जेन्युइन केसेस क्या है, उनकी ज्यादातर वीडियोस डल रही हैं। जो सिर्फ टूरिस्ट वीजा का काम कर रहे हैं ना, या मिक्स भी काम कर रहे हैं, उनकी अगर वीडियो इक्का दुक्का डल भी रही है तो उसमें जो जेन्युइन केसेस हैं, किसी के बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए हैं, उनकी इन्विटेशंस आई हुई हैं, किसी को कोई रिलेटिव बाहर रह रहे हैं, उनकी इन्विटेशन है, प्लस यहाँ का प्रोफाइल ठीक है, एक पर्पज ऑफ विजिट जो है ये प्रॉपर है, उनको सिर्फ वीजा ग्रांट हो रहे हैं। अदरवाइज तो ऐसे भी हैं जिनकी इन्विटेशन भी है, उनकी भी रिफ्यूजल आ गए, जिनका प्रोफाइल बढ़िया उनके भी रिफ्यूजल्स आ गए। तो आप क्या करोगे भाई? आप कैसे सोचोगे कि आपका वीजा आएगा? हमारे पास भी बहुत सारी विजिटर वीजा के लिए फाइल्स आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, अगर प्रोफाइल अच्छा नहीं होता हम हाथ जोड़कर उसको मना भी करते हैं, अभी मत लगाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप दूसरे रास्ते चूज कर लो। क्योंकि अगर रिफ्यूजल्स का बार बार फेस करेंगे तो फायदा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आपसे मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन, जो आप मार्केट में या करंट सिनेरियो, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, इमिग्रेशन की पॉलिसीज, इमिग्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस, और जो इमिग्रेशन के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन सब की रिसर्च करने के बाद मैं ये बात कह रहा हूं आप लोगों के फ्यूचर के लिए, कि आप लोग टूरिस्ट या विजिटर वीजा की तरफ ना भागकर, आपका कोई प्रोफाइल सेट नहीं है तो आप काइंडली किसी ऐसी कंट्री में अप्लाई करके वहां मूव करें जहां पर आपका प्रोफाइल एलिजिबल होता है। आपको वहां पर भी चांस मिलेगा अपने करियर को पॉलिश करने का, बनाने का। और बाय द टाइम वहां पर एक्सपीरियंस लेने के बाद आप दूसरी कंट्री में, बड़ी कंट्री में भी मूव कर सकते हो। अगर आपके वहां पर सेटिंग नहीं हो पा रही है जिस कंट्री में आप गए हो, तो दूसरी कंट्री में भी आप जा सकते हो, राइट। अब आगे बात करते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं या कौन से प्रोफाइल है बेसिकली, कि जिनको टूरिस्ट या विजिटर वीजा आज की डेट में फाइल करवाना चाहिए या खुद करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो एज फैक्टर है। अगर आपकी एज 25 से कम है और आपके पास कोई आपके सॉलिड इनकम के प्रूफ नहीं है,
लाइक कि आज की डेट में जैसे अगर हम बात करें 18 साल 17-18 साल का बच्चा 12th कर लेता है, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेता है 3 या 4 साल की, जैसे बीटेक करो 4 साल की है, तो 22-23 साल पहुंच जाती है। उसके बाद अगर जॉब करने लगा बहुत बड़ी एमएनसीज वगैरह में, अच्छी कंपनी में, अच्छे पैकेज पर है, अच्छा पैकेज है मिंटू से कि 10-12 लाख रुपए का सालाना पैकेज है, उसका सालाना इनकम है, या सैलरी तो बेशक 6-7 लाख का पैकेज है सालाना, बट अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है, और एज 25 से कम है, तो आप अप्लाई करवाओ या करो। अदरवाइज ऐसा रिस्क मत लो, प्रोफाइल नहीं चलेगा। तो आपने सबसे पहला फैक्टर है 25 से अबव वाला लेके आओ, क्योंकि 25 से अबव वाला क्या कर रहा होता है पर्सन, सपोज करो किसी ने 12th करके कोई छोटा सा बिजनेस कर लिया, 12th करी 18 में, 19 में या 20 की एज में उसने अपना बिजनेस शुरू किया, 4 से 5 साल के बाद उसका बिजनेस अच्छा रिटर्न दे रहा होता है, उसकी आईटीआर अच्छी होती है, उसके पास थोड़ा बैंक बैलेंस इकट्ठा हो चुका होता है, एक सिस्टम बन जाता है, उसका प्रोफाइल सेट हो जाता है, तो वो अप्लाई करेगा तो चांसेस होते हैं कि उसका वीजा निकल सकता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहला तो एज फैक्टर लेना है। दूसरा इसके साथ क्या लेना है कि इनकम। ये जो मैं फैक्टर्स बता रहा हूं ना, ये सभी रिलेटेड है, और सभी फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है जब आपकी फाइल को स्टडी किया जाता है वीजा ग्रांट करने के लिए या डिनायल करने के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा। इनकम क्या है, तो आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में अगर आपकी कोई जॉब है, बिजनेस है, रेंटल इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम है, राइट, तो ये किसी भी तरीके से इनकम आ रही है, आपकी आईटीआर स्ट्रॉन्ग, और आईटीआर बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए, राइट। 2 या 3 साल की आईटीआर में एक लीनियर प्रोजेक्शन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 2 साल पहले 3 लाख की भरी, उससे नेक्स्ट ईयर आपने 5 लाख की भरी, उससे नेक्स्ट ईयर सीधा 9-10 लाख की आपने एक बार टैक्स भर के कि ठीक है विजिटर वीजा लगाते हैं और चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक मतलब एक रिलेशनशिप ऐसा लगना चाहिए लीनियर टाइप का कि यस स्टेप बाय स्टेप आप इंक्रीज कर रहे हो, या अगर आपका ज्यादा भी हो रहा है तो आपके पास पीछे सपोर्ट में कुछ है डॉक्यूमेंट ऐसा। सपोज करो आपको जॉब में कोई हाइक मिल गई, आपको आपने जॉब स्विच करी, आप पहले सपोज करो कि आप 4 लाख 5 लाख के पैकेज पर थे, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप सीधे 7-8 लाख के पैकेज पे चले गए हो या 10 लाख के पैकेज पे चले गए हो, और आपके पास उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, आपके पास प्रूफ्स है, तो बात समझ आती है ना। आप ऐसा प्रोफाइल है तो आप करो, यानी कि इनकम की जो स्टेटमेंट है, चाहे आपकी आईटीआर है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपका फॉर्म 16 है, प्लस आपके पास अपनी जॉब कर रहे हो तो जॉब के प्रूफ्स है, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के प्रूफ्स है, करंट अकाउंट है, और आपका जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर नहीं है तो अदर टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है, शॉप एक्ट है, एमएसएमई है, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रॉपर प्रूफ्स है, देन यू शुड अप्लाई फॉर अ टूरिस्ट और विजिटर वीजा इन दिस टाइम। उसके बाद क्या फैक्टर आता है, उसके बाद फैक्टर आता है कि आपके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, राइट। तो जो आपकी एज, इनकम और फाइनेंशियल्स, सपोज आपकी 27 की एज है, आपकी इनकम 8 लाख रुपए पर एनम है, और उसमें से आपने कितने बचाते हो, आप सिंगल हो, मैरिड हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट कितने हैं, राइट, आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं या आपके बच्चे डिपेंडेंट हैं, प्लस आपके जो नॉर्मल एक्सपेंसेस कितने माने जाते हैं, आपके ऊपर कोई लोन लाइबिलिटी है क्या नहीं है, उन सब को कैलकुलेट करने के बाद आपके पास कितना पैसा बचता है, और बचता है तो आपके अकाउंट्स में कितना है, या आपकी फिक्स डिपॉजिट्स में कितना है, या आपने कुछ और तरह की कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, या आपने शेयर मार्केट में लगा हुआ है, या आपने म्यूचुअल फंड्स में लगा हुआ है, या आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी हैं, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर होते हैं आपके फंड्स में। जो फाइनेंशियल्स में एक पार्ट होता है फंड्स कितने हैं, और दूसरा उसकी वेल्थ कितनी है आपके पास, और आप उन फंड्स के साथ साथ आपकी वेल्थ क्या है, टोटल ओवरऑल वेल्थ कितनी है। तो जब हम सीए से वेल्थ रिपोर्ट बनवाते हैं उसमें डालता है कि हमारे पास इतने बैंक्स में फंड है, इतनी एफडीज हैं, इतना गोल्ड है, ये हमारी इमूवेबल एसेट्स होगी, और जैसे सपोज करो उसने इमूवेबल में क्या डाला, आपकी लैंड प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई आपका हाउस पड़ा है, कमर्शियल लैंड पड़ी है, राइट, कोई आपके पास
कोई गाड़ी है वो डाल दिया उसने, कोई ट्रक है, कमर्शियल व्हीकल है वो डाल दिया उसने, है ना। तो और मूवेबल एसेट्स में जो जो भी हैं आपके करंटली, जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, इजीली कन्वर्टेबल एसेट्स हैं, वो डाल देता है, तो वो सारी मिलके वेल्थ रिपोर्ट होती है। तो आपकी वेल्थ कैसी है, अच्छी है, तो ही आप आगे वीजा फाइल करवाएं या करें। फोर्थ फैक्टर आता है आपका फैमिली टाइप्स कैसे हैं। सपोज कोई सिंगल पर्सन है, 27-8 की एज भी मैं ले लेता हूं, और वो उसके ऊपर फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस कम है क्योंकि वो सिंगल है। एक तो दूसरा, उसके पेरेंट्स है, एक भाई भी है, वो भी बड़ा, और वो भी अनमैरिड है अभी, ठीक है। तो वो भी कमा रहा होगा, वीजा ऑफिसर कैसे समझेगा इस केस को, जी भाई है वो भी कमा रहा होगा, ये भी कमा रहा है। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये चला भी जाता है, अगर हम इसको वीजा ग्रांट कर देते हैं, दूसरी कंट्री में चला जाता है, तो इसके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है ये वापस आएगा, क्योंकि इसका बड़ा भाई अपने पेरेंट्स को संभाल सकता है। तो आपको ये लॉजिक क्लियर करना पड़ता है, राइट। तो ये लॉजिक अगर सही नहीं बन रहा, आपके फैमिली टाई अप स्ट्रांग नहीं है, आप मैरिड हो, बच्चे हैं आपके, और कोई आपकी वाइफ है जो वो भी वर्किंग नहीं है, आपकी सारी जो इकोनॉमिक चीजें हैं वो आप ही पूरा कर रहे हो, फाइनेंशियल नीड्स को परिवार की को आप पूरा कर रहे हो, आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और आप उसको पूरा जस्टिफाई कर रहे हो, तो आपके फैमिली टाइप स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। आपके पास एसेट्स हैं, इनकम है, एज भी है, बट अगर आपके फैमिली टाइप स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन आपके पास एक रिजेक्शन रीजन आता है। वी डोंट थिंक दैट यू विल कम बैक टू योर होम कंट्री आफ्टर योर विजिट, एज रीजन देते हैं कि देर इज नो फैमिली टाइप्स, स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइप्स आउटसाइड कनाडा, या जिस कंट्री में भी आप अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो उसमें क्या फैमिली टाइप स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अगर आपके फैमिली टाइप स्ट्रॉन्ग है, बाकी 3 फैक्टर के साथ चौथा फैक्टर भी सही है, तो आप वो करो। फिफ्थ मेन फैक्टर आता है कि आपके कंट्री टाइप्स कैसे हैं, ठीक है। तो कंट्री टाइप्स में क्या होता है कि क्या वो रीजंस हैं जिसके कारण आप, अगर ये वीजा ऑफिसर ग्रांट करता है आपको, सपोज करो आप किसी यूरोपियन कंट्री में भी जा रहे हो, तो वहां पर जाकर आप वापस आने वाले हो, क्या कारण है आप अपने देश में वापस आओ, तो आपने क्या क्या देखना है। आपकी यहाँ पे कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, सेटअप है, आपकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, इमूवेबल एसेट्स पड़ी हैं यहाँ पे, आपकी कोई जॉब है तो जॉब बहुत ही स्ट्रांग है, चैलेंजिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, और उससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, आपका फ्यूचर यहीं पे स्टेबल है, आपको जरूरत ही नहीं है बाहर सेटल होने की, तो आप वापस आओगे। तो ये आपकी कंट्री आपके लिए क्या सपोर्ट कर रही है, वो चीजें, प्लस इस कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज कैसी होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको शो करनी पड़ती है जब विजिटर या टूरिस्ट वीजा की फाइल लगती है। अगर आपकी ये स्ट्रांग है, देन यू शुड फाइल योर वीजा फॉर टूरिज्म और विजिटर पर्पस, राइट। इसके बाद बात आती है जो कि आप लोग बहुत सारे देख रहे होंगे, पर्पस ऑफ विजिट का रिजेक्शन बहुत आता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपका कंसल्टेंट या आप खुद भी कई बार पर्पस ऑफ विजिट बनाते हो, यस की टूरिज्म पर्पस बनाया आपने, या आपने कोई पर्पस बनाया कि कोई कॉन्फ्रेंस है उसको विजिट करने जा रहे हैं, ठीक है, या आपने किसी की इनविटेशन भी मंगा ली, ओरिजिनल आपने इनविटेशन भी मंगा ली, बट तब भी वीजा नहीं आते। पर्पस ऑफ विजिट आपको प्रॉपरली और स्ट्रॉन्ग वे में दिखाना पड़ता है, उसके सारे एविडेंसेस लगाने पड़ते हैं, लॉजिक देना पड़ता है। अगर आपका कोई इनवाइट भी कर रहा है आपको, तो उसके साथ रिलेशनशिप प्रूफ्स दिखाने पड़ते हैं। अगर वो अगले वाला पर्सन इनवाइट कर रहा है, कि क्या पर्पस है उसका कि आपको इनवाइट कर रहा है, कोई फंक्शन है, किसी की डेथ हो गई है, कोई बीमार पड़ा है, उसकी केयर करनी है, क्या करना है, वो पर्पस क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही अगर टूरिज्म पर्पस बना रहे हो, तो टूरिज्म पर्पस के लिए आपका प्रॉपर एक टूर प्लान होना चाहिए, ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए, बुकिंग्स होनी चाहिए, ये सारी चीजें मिलके एक लॉजिकल प्लान होना चाहिए, तब जाके कहीं निकलता है, ठीक है।
और वो भी अगर बाकी 5 फैक्टर्स जो मैंने मेन फैक्टर्स बताए वो अगर सही है तो तभी वीजा ग्रांट होने के चांसेस है, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि प्रोफाइल सब कुछ ठीक है, तब भी पर्पज ऑफ विजिट का रीजन देखिए आपके पास रिजेक्शंस आ रही है, राइट। तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है जब भी अगर आप विजिटर वीजा के लिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा है, सबसे पहला कि आपको आज की डेट में स्टडी वीजा पर जाना चाहिए या टूरिस्ट के विजिटर वीजा पर। करंट सिनेरियो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपका प्रोफाइल ठीक नहीं है तो आपको वहां पर पंगा नहीं लेना चाहिए। आप स्टडी वीजा के ऑप्शन चूज कर सकते हो, बहुत ही कम पैकेजेस वाले, कम खर्चे वाले ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। और अगर आपका प्रोफाइल सही है, विजिटर वीजा के लिए फिट बैठता है, देन यू शुड अप्लाई फॉर अ विजिटर वीजा। अदरवाइज नो कर दो उस केस को, अपने पैसे भी खराब हो जाएंगे, टाइम खराब होगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, राइट। तो इस वीडियो का पर्पज इतना ही था। अगर आप भी स्टडी वीजा या टूरिस्ट वीजा के लिए अगर आपके प्रोफाइल एलिजिबल आप जाना चाहते हो या कोई पर्पज है आपका प्रॉपर, तो अगर आप फाइलिंग करवाना चाहते हो तो आप विद्वान ग्लोबल में कांटेक्ट कर सकते हो हमें। हम आपकी फाइलिंग करेंगे प्रॉपर वे में, कम से कम खर्चे में। दूसरी बात, अगर आप स्टडी वीजा के ऑप्शंस आप लेना चाहते हो तो हमारे पास वो भी हैं। हमारे पास कम बजट की कंट्रीज भी हैं जहां पे आप अपना बढ़िया फ्यूचर बना सकते हो। आपका प्रोफाइल अगर नहीं सेट बैठ रहा है, बड़ी कंट्रीज के लिए गैप्स आ गई, इंग्लिश का टेस्ट स्कोर नहीं है, परसेंटेज कम है और एज काफी हो चुकी है, तो उसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शंस है। तो अगर आप ये बाहर जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, सीरियसली कुछ करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लाइफ के लिए, तो हमसे आकर मिलें। हमारा एड्रेस लोकेशन कुरुक्षेत्र हरियाणा है। और अगर आप पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं, आप अपना प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं। आप टेलीफोनिकली भी हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कि क्या करना सूटेबल है आपके प्रोफाइल के लिए। और अगर आपको अच्छा लगेगा देन आप हमारे ऑफिस में आकर फाइनल करके हमसे वीजा अप्लाई करवा सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी जानकारी के साथ आपके करियर को बनाने के लिए। बाय।